हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, होली हो गई है ख़त्म और मैंने जो आपकी कल पहली क्लास दी है वो मैंने आपकी होली से पहले रिकॉर्ड की थी। सोचा था कि क्लास को कंटिन्यू कर पाऊँगी, लेकिन होली में इतना सारा काम और समझ सकते हैं आप, बच्चे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाती है। प्रॉब्लम क्या, मतलब त्यौहार में क्लासेस नहीं हो पाती हैं। कोशिश बहुत करी थी पर मैं खुद भी पढ़ नहीं पाई, तो मैं आपको कैसे दे सब पाती कंटेंट, तो नहीं हो पाया। लेकिन अभी फिर मैं थोड़ा सा एक्चुअली इस टाइम होली का फेस्टिवल, उसके बाद शादी वगैरह भी लगी हुई हैं घरों में, तो उसके चक्कर में भी सब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा अब जो भी हो, तो बहुत भागम भाग चल रही थी, अभी सोचा कि चलो आज क्लास कर देते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है और इसमें हम थंबनेल पर आपने देखा होगा कि ये गुप्त और गुप्तोत्तर काल की क्लास है। तो हम 2 क्लासेस में इसको ख़त्म करने वाले थे। तो एक क्लास मैंने कल आपको दे दी, जो कि पहले की रिकॉर्डेड क्लास थी, होली से पहले की, और ये क्लास आपको आज मिल रही है। तो आज हम ये वाला टॉपिक ख़त्म कर देंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कल कौन सा टॉपिक आपका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए जानकारी है कि ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर की कर रहे हैं, जैसा कि आपका एग्ज़ाम अभी मई में लगा हुआ है ना, एल्टीग्रेड की कर रहे हो, जीडीसी डैट की कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की कर रहे हो, तो ये आपके लिए क्लास है। और अगर आप यूपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, मध्य प्रदेश एमपी से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, राजस्थान से हैं, हिमाचल से हैं, हरियाणा से हैं, तो आप किसी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो इन स्टेट से, तो ये क्लास आपके लिए, क्योंकि हिस्ट्री तो सबके लिए समान ही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और जो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो फ़ैन की आवाज़ भी आएगी। और मैं क्योंकि अभी इतना साउंड प्रूफ नहीं दे पाती हूँ आपको क्लासेस, कोशिश करूँगी आगे जैसे जैसे आप लोगों का साथ रहा और है ना, चीज़ें सही हुई तो फिर हर चीज़ आपकी फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अभी तो जितना हो पा रहा है उतना कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हमने कल 124 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हमें कुमारगुप्त से शुरू करना है। तो अब हम कुमारगुप्त के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद स्कंदगुप्त के भी क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखते जाते हैं किसके किसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से कर लेते हैं और इस टॉपिक को आज ही ख़त्म करना है। और लास्ट में मैं बताऊँगी कि कल कौन सा टॉपिक हमारा शुरू होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, गुप्त वंश के किस राजा को नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माता माना गया है? तो गुप्त वंश के राजा रहे हैं कुमारगुप्त प्रथम, जिन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माता माना गया है। ये क्वेश्चन आपका डीएसएसबी पीजीटी में भी आया, यूपी टीजीटी में आया। ठीक है, तो गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 415 से 455 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और इस विश्वविद्यालय में भारतीय विद्यार्थियों के साथ साथ कोरिया, मंगोलिया, बुखारा और चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो मंदसौर प्रशस्ति जो है वो कुमारगुप्त से संबंधित है। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के शासनकाल का एक प्रसिद्ध अभिलेख है मंदसौर, अब मंदसौर से प्राप्त हुआ है, जिसमें लाट देश के रेशम के व्यापारियों का दशपुर में आकर बस जाने का वर्णन है। और इन्होंने दशपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त के समय के एक लेख में मालव संवत के वर्ष 493 का उल्लेख है, निम्नलिखित में से इसका समकक्ष वर्ष कौन सा है? तो इसका समकक्ष वर्ष है 436 ईस्वी। कुमारगुप्त के समय में गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए और इनकी संख्या लगभग 18 है। इसके समय में गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर बयाना अमृतभान राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त हुआ। कुमारगुप्त के समय के एक लेख में मालव संवत के वर्ष 493 का उल्लेख है, जो कि 436 ईस्वी समकक्ष माना जाता है। कुमारगुप्त कालीन प्रमुख अभिलेख विलसद, करमदंडा, मानकुवर और गढ़वा के 2 अभिलेख माने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में
किया गया है। ठीक है, तो गुप्त काल में व्यापार जो विदेशों से भी होता था, गिरावट आ गई, और इसका प्रमाण हमें कुमारगुप्त के प्रथम कालीन मंदसौर अभिलेख में मिलता है। इसमें ज्ञात होता है कि पट्टवाई श्रेणी रेशम बुनकरों की श्रेणी हुआ करती थी और लाट विषय जिला से अपना काम छोड़कर पश्चिम मालवा में आकर बस गई थी और दूसरे काम करने लगी थी। नेक्स्ट को है हूणों का आक्रमण वर्णित है। तो हूणों का आक्रमण कहाँ वर्णित है भाई, ये आपको बताना है। तो हूणों का आक्रमण जो है वर्णित है वो आपका वर्णित है भीतरी अभिलेख में। ठीक है, तो यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद में स्कंदगुप्त शासक था और उसके शासन की बागडोर संभालते ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था। ठीक है, और गुप्तों के पतन के कारणों से हूणों का आक्रमण एक विशिष्ट कारण रहा। हूणों के आक्रमण का उल्लेख भीतरी अभिलेख में है। हूणों का प्रथम आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था और इसका श्रेय खुसनेवाज था। नरसिंहगुप्त बालादित्य के समय में हुआ। हुरून नेता मिहिर कुल था और बुद्धगुप्त का सामंत मातृ विष्णु का छोटा भाई धन्य विष्णु हूण नरेश तोरमाड़ की अधीनता में राज्य करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था। तो अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर संपादित कराया था आपका कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम जो है वो शासक बनते हैं, परंतु कुमारगुप्त के पूर्व एक और शासक का नाम आता है। वो शासक ध्रुवदेवी रामगुप्त की पत्नी का पुत्र था गोविंद गुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र आदि उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा, महेंद्रादित्य और श्री महेंद्र की उपाधि कुमारगुप्त की है। नेक्स्ट है, कुमारगुप्त प्रथम द्वारा कौन से नए प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए थे। तो ये स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे प्रतिघ प्रकार के, इसके साथ गजारूढ़ प्रकार के, साथ ही साथ खड़ग निहंता प्रकार के और खड़ग प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य लगभग 415 से 455 ईस्वी में नए प्रकार के सिक्के प्रतिघ प्रकार, गजारूढ़ प्रकार, खड़ग निहंता प्रकार और खड़ग प्रकार के प्रचलित किए। पश्चिमी भारत के विशाल भूभाग में कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं और मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन उसी के काल में हुआ है। नेक्स्ट है, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था। तो श्रेणी संगठन का क्या नाम था, ये था तंतुवाय। ठीक है, कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख की रचना वत्सभट्टी ने की थी। मंदसौर पश्चिमी मालवा में सिवना नदी के किनारे स्थित है और इसी स्थान को आज दशोर भी कहते हैं और इसका प्राचीन नाम दशपुर था। वो स्थान पहले सिंधिया रियासत में पड़ता था और इस प्रशस्ति के प्रथम 3 श्लोकों में सूर्य की स्तुति की गई है तथा इसके बाद केंद्रीय गुजरात लाट विषय के रमणीक वर्णन से यह प्रारंभ होता है कि इसमें तंतुवाय श्रेणी का विस्तार से उल्लेख मिलता है। ये लोग अपने पैतृक व्यवसाय के अतिरिक्त विविध कलाओं में प्रवीण थे और इन दस्तकारों ने अपने शिल्प से अर्जित धन समूहों से विलक्षण भव्य शूर मंदिर का निर्माण करा दिया था। नेक्स्ट है, कुमारगुप्त के काल में लाट से दशपुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो क्या थी, तो वो थी रेशमी कपड़ा था। ठीक है, किसका व्यापार करती थी, रेशमी कपड़ा का व्यापार करती थी। ठीक है, तो कुमारगुप्त कालीन मंदसौर लेख से प्रमाण मिलता है कि पट्टवाई श्रेणी जो कि रेशमी सूत बनाने वाली समिति थी, लाट प्रदेश छोड़कर दशपुर में जाकर बस गई थी। ये श्रेणी रेशमी कपड़े का व्यापार करती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुलोम प्रकार के विवाह का निर्देशन है। तो ब्राह्मण लड़के का एक क्षत्रिय लड़की से विवाह जो है वो अनुलोम विवाह कहलाता है। ठीक है, प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम प्रतिलोम प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। अनुलोम में उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता था। वैदिक समाज में इस तरह के विवाह प्रायः हुआ करते थे क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बंधन कठोर नहीं थे। अनेक ब्राह्मण ऋषियों के विवाह क्षत्रिय कन्याओं के साथ हुए हैं। च्यवन ने सुकन्या, श्यावस्य ने रथविति, अगस्त ने लोपामुद्रा आदि क्षत्रिय कन्याओं के साथ विवाह किया। प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण की कन्या का विवाह निम्न वर्ण के पुरुष के साथ होता था और इस प्रकार के विवाह को निंदनीय माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है मेघातिथि। ठीक है, मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भरूची, मेघातिथि, गोविंदराज और कल्लुक भट्ट हैं। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपराग याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं। नेक्स्ट है, दक्कन में हर्ष के सामरिक विस्तार को किसने रोका था। तो ये पुलकेशन द्वितीय ने रोका था। दक्कन में हर्ष के सामरिक विस्तार को पुलकेशन द्वितीय ने रोक दिया था। पुलकेशन द्वितीय जो है वो चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हेनसोंग उसकी शक्ति और प्रभाव की प्रशंसा करता है। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी पर पहुंच गई थी। उधर पुलकेशन भी उत्तर की ओर राज्य विस्तार चाहता था और ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यभावी हो गया था। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी।
नेक्स्ट है स्कंदगुप्त से संबंधित अब क्वेश्चन आएंगे हमारे। तो पहला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो ग्राम प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो होती थी ककुम। स्कंदगुप्त के काहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ककुम को बताया गया और ये अभिलेख काहोम नामक स्थान से प्राप्त हुआ। इस अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त को निम्नलिखित में से किस जनजाति को पराजित करने का श्रेय दिया गया है। तो ये दिया गया है हुणों को। स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण और पहला अभिलेख है जो कि गुप्त संवत 136 या 455 ईस्वी में है। इसमें वर्णित है कि स्कंदगुप्त ने हुणों यानी कि मलेच्छों को परास्त किया था। द्वितीय स्तंभलेख में पुष्यमित्र और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का विवरण सुरक्षित है। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त की हुण विजय का उल्लेख किस स्रोत से प्राप्त नहीं होता है। तो ये आपका आर्य मंजूश्री मूल कल्प से नहीं प्राप्त होता है। स्कंदगुप्त की हुण विजय का उल्लेख द्वितीय स्तंभलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। इसमें पुष्यमित्र और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का स्पष्ट विवरण एकमात्र इस लेख में प्राप्त होता है। साथ ही इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम की माताओं और उनकी उपाधि महादेवी का विवरण भी मिलता है। स्कंदगुप्त की हुण विजय का उल्लेख आर्य मंजूश्री कल्प में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत निम्नलिखित में से किस शासक ने उसका पुनरुद्धार किया था। तो ये किया था आपका कुमारपाल ने। ठीक है, तो गुजरात अहिलवाड़ के चालुक्य वंशी शासकों में कुमारपाल एक महत्वाकांक्षी शासक था और अपने शासनकाल के आरंभ में ही अडोराज चौहान, विक्रम सिंह परमार और मालवा के शासक बल्लार के आक्रमणों को विफल करके अपनी योग्यता को प्रमाणित कर दिया। जैन आचार्य हेमचंद्र ने उसे जैन धर्म में दीक्षित किया था और उसके पश्चात वो परम अहर्त की उपाधि धारण की और अब संपूर्ण साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों को क्रियान्वित किया था। कुमारपाल जैन था पर उसने सोमनाथ के मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया और जैन आचार्य हेमचंद के साथ सोमनाथ के मंदिर में शिव की अर्चना की थी। जयसिंह सूरी नामक कवि ने कुमारपाल चरित नामक काव्य में इसके शासनकाल का यशोगान किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था। तो ये था आपका पर्णदत्त। ठीक है, तो स्कंदगुप्त एक योग संचालक के साथ ही एक कुशल प्रशासक भी था। उसने गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार के लिए सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है। तो ईंटों से निर्मित मंदिर है आपका सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सिरपुर छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। गुप्तवंशी नरेशों के द्वारा निर्मित यहाँ ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर है। नेक्स्ट है, सारनाथ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख की तिथि 154 है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समान वर्ष है। तो ये है आपका 473। सारनाथ से प्राप्त कुमारगुप्त सेकंड के लेख की तिथि 154 है और इसका समान वर्ष है 154 + 319 यानी कि 473 ईस्वी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अभिलेख में शूर मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है। तो शूर मंदिर के प्रमाण का अभिलेख है मंदसौर। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम उद्योग के हास्य के कारण बुनकरों की एक श्रेणी लाट दक्षिणी गुजरात से पलायन कर दशपुर मंदसौर में बस गई। इस श्रेणी के द्वारा मंदसौर में सूर्य मंदिर निर्मित करवाने का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कवि बाण किस स्थान का रहने वाला था। तो शाहाबाद का। महाकवि बाणभट्ट शाहाबाद के रहने वाले थे और इसकी जानकारी हमें उनके द्वारा प्रणीत ग्रंथ हर्षचरित से प्राप्त होती है जो कुल 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। प्रथम 3 उच्छ्वास में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिपिबद्ध की। द्वितीय उच्छ्वास में उन्होंने शाहाबाद के प्रीतिकूट नामक गांव का रहने वाला बताया गया है। नेक्स्ट है, सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन थी। तो ये है ध्रुव देवी। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता का नाम ध्रुव देवी था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम सिंहासनारूढ़ हुआ। कुमारगुप्त ने अपनी सुदृढ़ शासन व्यवस्था के तहत 40 वर्षों तक गुप्तवंश के सिंहासन पर आरूढ़ रहा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए। तो स्वर्ण के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्तवंश का शक्तिशाली शासक माना जाता है और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसने सोने के सिक्के जारी किए। इन्हीं सिक्कों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए
थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद ही गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया, ये सही नहीं है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद साम्राज्य चलता किंतु केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया था, ये सही है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गए थे, ये भी सही है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद काशी के पश्चिम में गुप्त सम्राटों का केवल नाम मात्र का नियंत्रण शेष रहा है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो स्कंदगुप्त 455 से 467 तक शासन किया। ये गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था और इसकी मृत्यु के बाद गुप्त वंश का केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया और स्थानीय शासक स्वतंत्र होने लगे। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया है? तो हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया है। हर्ष काल में नालंदा महाविहार महायान संप्रदाय की एक शिक्षा का केंद्र नालंदा था। नालंदा बिहार के पटना जिले में राजगृह के बड़गांव नामक ग्राम के पास स्थित था और इस बिहार का एक सेकेंड तो नालंदा बिहार के पटना जिले में राजगृह के बड़गांव नामक गांव के पास स्थित है और इस बिहार की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर था। हर्ष ने 100 गांव की आय उसका खर्च चलाने के लिए प्रदान किया था और वहां 100 फीट ऊंचा पीतल का एक विहार बनवाया है और हेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, तो फास्ट चल रही हूँ, फास्ट का कारण आप जानते हो कि अगर हमने फास्ट नहीं चले तो हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ फास्ट करते हैं ताकि हम प्रैक्टिस सेट भी लगा पाएँ। मैं तो अभी आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी, तो वो तो बहुत कम समय का होता है, आपका मुश्किल से 15-20 मिनट में आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा क्योंकि इसमें हम डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं ताकि हम इसी तरह से रिवीजन भी कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे? तो वजन में सबसे ज्यादा भारी सिक्के जो थे वो स्कंदगुप्त के थे। ठीक है, तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में सोने के सिक्के का वजन सर्वाधिक हो गया था क्योंकि 5वीं शती के मध्य में हमें गुप्तों के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट मिलने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर थी, तो ये थी आपकी 24%। गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर 24% थी। देखा जाए तो हर्ष के बाद जो ब्याज की दर थी उसमें 24% की ब्याज दर कम थी क्योंकि राजपूत काल में ब्याज की दर बहुत अधिक थी। नेक्स्ट है हूण आक्रमण और उसका प्रभाव। हूण किस हेतु इकाई थी? तो ये थी मुद्रा इकाई। हूण एक मुद्रा इकाई थी जो हूण शासकों के द्वारा कश्मीर प्रदेश में प्रचलित रही है। संजौली, तामपत्र तथा एरण और ग्वालियर के अभिलेख से ज्ञात होता है कि 510 ईस्वी के आसपास मध्य प्रदेश, गुजरात में हूणों का राज स्थापित हो चुका था। हूण शासकों की प्रशस्तियां और मुद्राएं हूण सत्ता के क्रमिक प्रसार को प्रकट करती हैं। ये मुद्रा सोने की थी जो आगे के शासकों के द्वारा भी प्रयोग में लाई जाती रही है। नेक्स्ट है हर्षोत्तर काल में पूर्वी भारत का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो ये था आपका ताम्रलिप्ति। गुप्तोत्तर काल में पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह थे ताम्रलिप्ति। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं? तो ये कहा है आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट है कथन और कारण। तो कथन कहता है कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे। कारण कहता है कि दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है किंतु एक ही सही व्याख्या आर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो गुप्त वंश का शासन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त वंश का प्रारंभ 275 ईस्वी से पहले शासक श्रीगुप्त से हुआ था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता है। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के बनाए जाते थे। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, और बल्कि अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख दोनों के सिक्कों पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित खजुराहो मंदिरों में कौन से मंदिर संदार शैली के हैं? तो ये है आपका लक्ष्मण मंदिर और साथ ही साथ पार्श्वनाथ मंदिर।
खजुराहो मंदिरों में लक्ष्मण मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर पंचायतन शैली यानी कि संधार शैली में बना हुआ है। लक्ष्मण मंदिर लगभग 930 ईस्वी में बना था। भगवान विष्णु का ये मंदिर यशोवर्मन नामक राजा ने बनवाया था और इसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन भी था, इसलिए इसे लक्ष्मण मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं। पार्श्वनाथ मंदिर 10वीं शताब्दी में विश्वनाथ मंदिर के समकालीन बना एक संधार मंदिर है। मूलतः आदिनाथ के लिए बनाए गए इस मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। नेक्स्ट है रचना और विषय, ठीक है। तो सुमेलित इसमें आपका सी नहीं है, लीलावती नाटक नहीं है। लीलावती जो है वो एक आपका गणितज्ञ गणित का वो है, ठीक है। तो लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा 1150 में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है। साथ ही सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में बीजगणित का विवेचन किया गया है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। इस ग्रंथ में पाटी गणित, अंगगणित, बीजगणित और ज्यामिति के प्रश्न एवं उनके उत्तर हैं। अब यहाँ पे प्रशासक और विभाग को हमें मिलाना है, तो चलो मिला लेते हैं भाई। तो जो आपका क्या नाम है इसका, भांडगाराधिकृत, ठीक है। तो भांडगाराधिकृत जो प्रशासक होता था वो आपका कोष विभाग से संबंधित था। दाशापराधिक जो होता था वो आपका न्याय विभाग से संबंधित था। महाछपटलिक जो होता था वो अभिलेखागार से संबंधित था। और जो शौल्लिक होता था वो राजस्व विभाग से संबंधित होता था, ठीक है। अरे कहाँ गया, हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित खगोलविदों को सही कालानुक्रम में रखिए। तो यहाँ पर सही कालानुक्रम आपको सी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि लगद आ जाएगा, उसके बाद आर्यभट्ट आएंगे, फिर वारामीर आएंगे, फिर ब्रह्मगुप्त आएंगे, ठीक है। तो लगद का कालक्रम जो है वो सर्वप्रथम है, इसके बाद आर्यभट्ट का नाम आता है। उन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में अपने विचार दिए। इसका विश्वास था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पे घूमती है। ब्रह्मगुप्त 598 में ब्रह्म सिद्धांत की रचना करी। वारामीर ने पंच सिद्धांतिका की रचना करी और इस प्रकार इनका क्रम लगद, आर्यभट्ट, वारामीर और ब्रह्मगुप्त है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुद्रा से संबंधित शब्द है? तो ये है द्रम। तो द्रम 16 पर्ण के मूल्य का चांदी का एक प्राचीन सिक्का था। मुसलमानों के आक्रमण के पूर्व इसका व्यवहार विशेष रूप से था। लीलावती पुस्तक में प्रश्न आदि निकालने में इसी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेखों के निम्नलिखित लेखों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो यहाँ पर आपका पहले आएंगे हरिशेन, उसके बाद वीरसेन आएंगे, फिर वत्स भट्टी आएंगे, फिर रवि कीर्ति आएंगे, ठीक है। तो हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है समुद्रगुप्त के टाइम पे। वीरसेन ने उदयगिरी गुहालेख चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव थे ये। वत्स भट्टी जो है मंदसौर प्रशस्ति से संबंधित है कुमारगुप्त के संबंध से शासनकाल में। और रवि कीर्ति अहल अभिलेख से संबंधित है पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। निम्नलिखित में से किन नरेशों ने वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया था? तो वाजपेयी यज्ञ प्रवरसेन प्रथम ने किया है और शांतमूल प्रथम ने किया है। तो वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 एडी और इक्ष्वाकु नरेश श्री शांतमूल प्रथम ने वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया था। श्री शांतमूल प्रथम इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, हुणों ने केवल निम्न सिक्के प्रचलित किए हैं। तो हुणों ने आपके रजत सिक्के और ताम्र सिक्के प्रचलित किए हैं, ठीक है। तो हुणों के सिक्के अपने विजित प्रदेशों में हुणों ने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। भारतीय परंपरा में इन्हें गधैया या गादिया कहा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खगोलविदों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये है आपका पहले आएगा ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त 598 से 670 ईस्वी में 7वीं शताब्दी में है। आर्यभट्ट 990 से 1000 में 10वीं शताब्दी में है। भट्टोत्पल 10वीं शताब्दी में है। भास्कराचार्य 1014 से लेकर के 1185 में 12वीं शताब्दी में है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था, ठीक है। तो ये थोड़ा इसलिए इस पर स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है, हुणों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य प्रजाति कौन सी थी? तो ये थी आपकी गुज्जर। हुणों के साथ भारत आने वाली मध्य एशिया की अन्य काकेशस गुज्जर थे। इतिहासकारों के अनुसार गुज्जर मध्य एशिया के काकेश क्षेत्र, वर्तमान आर्मेनिया और जॉर्जिया से आए आर्य योद्धा थे। गुज्जर अभिलेखों के अनुसार वे सूर्यवंशी और रघुवंशी थे। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुज्जरों को रघुकुल तिलक और रघुग्रामीणी कहा है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करिए। तो यहाँ पे गलत कथन दिया हुआ है कि मिहिरपुर श्रीलंका जीतने में सफल रहा, ये गलत है, ठीक है। तो कुमारगुप्त के काल में हुणों का आक्रमण हुआ, ये सही है। प्रथम हुण शासक तोरमान पश्चिमी भारत और एरन के आसपास का मध्य भारत जीतने में सफल रहा, ये भी सही है। तोरमान ने जैन धर्म अपनाया था, ये भी सही है, ठीक है। तो हुण मध्य एशिया के निवासी थे। हुणों का प्रथम आक्रमण गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय में खुशनेवास द्वारा किया गया था। स्कंदगुप्त के भीतरी और जूनागढ़ अभिलेखों से पता चलता है कि वह स्कंदगुप्त के द्वारा पराजित हुआ। हुणों का दूसरा आक्रमण तोरमान के
नेतृत्व में हुआ और वो पहला हूण आक्रमणकारी था जिसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया। तोरमाड़ जैन धर्म का अनुयायी था। मिहिरकुल तोरमाड़ का पुत्र था। चीनी यात्री शुंगयुंग ने इसके समय में 520 ईस्वी में भारत की यात्रा करी। यशोधर्मन मालवा का शासक था। मिहिरकुल को पराजित किया था। मिहिरकुल शैव मतानुयायी था और बौद्धों का घोर शत्रु था। ठीक, नेक्स्ट है मालवा से हूण सत्ता को किसने उखाड़ फेंका? तो मालवा से हूण सत्ता को उखाड़ फेंका था यशोधर्मन ने। मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईस्वी के आसपास मालवा शासक यशोधर्मन ने मिहिरकुल को पराजित किया और उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। गंगा घाटी में मिहिरकुल को किसने अपदस्थ किया था? तो ये किया था नरसिंह गुप्त ने। मिहिरकुल परवर्ती गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य पर आक्रमण किया परंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया था। बाप पे नरसिंह गुप्त ने अपनी माता के कहने पर उसे छोड़ दिया। इसके बाद मिहिरकुल कश्मीर भाग गया और वहां के शासक की हत्या कर दिया और 600 स्तूपों एवं संघारामों को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है हुणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? ये किया था गुप्त के समय में। तो हुण मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी। हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। यूएन राय के अनुसार इसका प्रथम नेता खुशेनवास था जिसने ईरान के ससानी शासकों को दबाने के बाद भारत पर आक्रमण किया था। निम्न शासकों में किसे मिहिरकुल के द्वारा अपने चरणों को वंदना कराने का श्रेय मिलता है? तो ये मिलता है यशोधर्मा को। मिहिरकुल 518 से 530 ईस्वी में तोरमाड़ के बाद प्रसिद्ध हूण शासक हुआ। 6वीं शताब्दी ईस्वी में 530 के लगभग में मालवा के पराक्रमी शासक यशोधर्मन ने मिहिरकुल को बुरी तरह परास्त किया था। मंदसौर से प्राप्त उसके अभिलेख में अति काव्यात्मक ढंग से इस पराजय का विवरण इस प्रकार प्राप्त होता है, जिसने भगवान शिव के सिवाय अन्य किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाया था। इसकी भुजाओं में आलंगित होने के कारण हिमालय व्यर्थ की दुर्गम होने का अभियान कराता था। इसे मिहिरकुल के मस्तक को अपने बाहुबल से यशोधर्मन ने नीचे झुकाकर उसे पीड़ित कर दिया और उसके बालों के जूट में लगे पुष्पों और अपने दोनों पैरों की पूजा कराई। मंदसौर लेख में मिहिरकुल को सर्वप्रथम पराजित करने का श्रेय यशोधर्मन को दिया जाता है, जो कोरी अतिरंजना प्रतीत होती थी। इससे पूर्व भी बालित्यादित्य ने इसे पराजित कर दिया और स्वयं मंदसौर अभिलेख में संत साक्ष्य इस बात की पुष्टि होती है। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य का पतन, समाज और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो इनमें से कौन सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे? तो ये थे आपके बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे वो सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे। तो प्राचीन काल में भारत में एक कुप्रथा प्रचलित थी कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी पति के शव के साथ दाह संस्कार में जबरन या उसकी इच्छा से जिंदा बैठा दिया जाता था। इस परंपरा को सती प्रथा के नाम से जाना जाता है। 510 में एरन प्रस्तर अभिलेख में गुप्त नरेश भानुगुप्त के मित्र गोपराज जो हुणों के विरुद्ध युद्ध में मारे जाने पर उनकी पत्नी अग्नि में जलकर सती हो गई थी, जो कि सती प्रथा का प्रथम अलिखित साक्ष्य है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और राजा हर्षवर्धन के राजकवि थे। उनकी 2 प्रमुख ग्रंथ हर्षचरितम और कादम्बरी। गद्य रचना के क्षेत्र में उनका वही स्थान है जो संस्कृत काव्य क्षेत्र में कालिदास का है। इन्होंने सती प्रथा की तीव्र आलोचना की थी। इन्होंने हर्षवर्धन की माता यशोमती के सती होने के फैसले का तीव्र विरोध किया था। बाणभट्ट ने इसे मूर्खों की प्रथा कहकर आलोचना की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कवियों को जो अभिलेखों के लेखकों के रूप में जाने जाते हैं की तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये है आपका हरिशेण, वत्सभट्टी, रवि शांति और फिर आ जाएगा रवि कीर्ति। ठीक, चलो नेक्स्ट है गुप्त युगीन मूर्ति शिल्प में राजा बलि द्वारा यश के संपादन का अंकन कहाँ से ज्ञात है? तो ये आपका ज्ञात है पवाया से। तो गुप्त युगीन मूर्ति शिल्प में राजा बलि के द्वारा यश के संपादन का अंकन पवाया की मूर्ति कला से ज्ञात होता है। गुप्तकालीन नचना कुठार के पार्वती मंदिर के दीवार पर मिथुन चित्र उत्कीर्ण है और इस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उत्कीर्ण किए गए हैं। रचना कुठार मंदिर बौद्ध चैत्यशालाओं की विशेषता किए हुए हैं। गुप्त काल में मूर्ति शिल्प का प्रमुख केंद्र मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट है निम्नलिखित सिक्कों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका ध्वजाधारी प्रकार के सिक्के, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, सिंहासन प्रकार के सिक्के और प्रतिज्ञ प्रकार के सिक्के। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले आहार सिक्के किस धातु से बने हैं? तो ये चांदी से बने थे। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आहार सिक्कों के साहित्य अत्यंत न्यून और छिटपुट सूचनाएं देता है। साथ ही उत्खनन से भी इस पर बहुत कम प्रकाश पड़ता है। लेकिन सर्वाधिक सिक्के चांदी से बने प्राप्त हुए हैं, जो तक्षशिला के भीर टीले की खुदाई से प्राप्त 3री-4वीं ईसा पूर्व शताब्दी के हैं। इन्हें सतमान कहा जाता था, जो 100 रत्ती के संदर्भ में बने हुए मिले हैं और इन्हें आहार सिक्का कहा गया है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के शिला मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? तो ये आपके पल्लव राजवंश से संबंधित है। तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन
प्रथम ने करवाया था और ये मंदिर तमिलनाडु में स्थित एक हिंदू मंदिर है। महाबलीपुरम प्रसिद्ध पल्लव काल में एक बंदरगाह था और ये द्रविड़ वास्तुकला में बना ये मंदिर भगवान विष्णु, शोर मंदिर, पंचरथ मंदिर, गंगा अवतरण का स्मारक और टाइगर गुफा, कृष्ण की लीला आदि से परिपूर्ण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस काल को भारतीय मुद्रा के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय मुद्रा के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है गुप्त काल को। ठीक है, तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल माना जाता है और इसकी मुख्य विशेषता है कि सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों ने इस काल के प्रति एक आकर्षण, रास रंग, उल्लास, उत्सव व गोष्ठियों को जो चित्रण हुआ है। इस काल में कुछ व्यापारी विकास और मंदसौर अभिलेख में सांकेतिक शिल्पकारों की विकसित संगठनात्मक गतिविधियों ने नए कृषि क्षेत्र के निर्माण, स्वर्ण सिक्कों के बहुतायत आदि को कुछ विद्वानों ने गुप्त काल की उन्नत आर्थिक स्थिति का परिचायक माना है। नेक्स्ट है, किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? तो तिलवाड़ा से आहत सिक्के आपको नहीं मिलेंगे। तो भारत के प्राचीनतम सिक्कों को पंचमार्ग के आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है, जो वास्तव में विभिन्न आकारों, मापतौल के धातु के टुकड़े हैं और जिन पर एक या अधिक प्रतीक चिन्ह मुद्रित है। पूरा साहित्यिक में पुराण या धरण शब्द संदर्भ सही सिक्कों के बारे में जानकारी दिलाते हैं। ये सिक्के भारत में लगभग अधिकांश जगहों से प्राप्त हुए हैं। इनमें राजस्थान के नोहरेड़ और सांबर आदि प्रमुख स्थल है। तिलवाड़ा मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित तिलवाड़ा घाट पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन मंदिर और स्थल को हम चुनेंगे। ठीक है, तो दशावतार मंदिर जो है वो आपका देवगढ़ में स्थित है। ठीक है, दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में है। उसके बाद आपका ये जो विष्णु मंदिर है ये आपका तिगवा में है। शिव मंदिर की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा भूमरा में। लक्ष्मण मंदिर की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा सिरपुर में। ठीक है, और पार्वती मंदिर की बात करें तो ये आपका नाचना कुठार में है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है? तो गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी है? के.एम. मुंशी ने दी है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के पूर्व मध्य काल में राज्य द्वारा भूदान एक समान बात थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूदानों के प्रभाव को ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं करता है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मणों के एक वर्ग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, ये नहीं करता है। ठीक है, चीनी यात्री सुंगियून के गांधार की यात्रा लगभग के मध्य की है। तो ये है लगभग 515 से 522 ईस्वी के मध्य में। ठीक है, अभिकथन और तर्क, अजंता के प्राचीनतम चित्रों का काल द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। तर्क कहता है कि कालक्रमानुसार गुहा संख्या 1 और 2 के चित्र सबसे बाद के एवं गुप्तोत्तर काल के हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वल्लभी संवत का तादाद में है। वल्लभी संवत का तादाद में आपका गुप्त संवत से है। ठीक है, तो अलबरूनी के अनुसार वल्लभ नामक राजा ने शक संवत के 241 वर्ष बाद वल्लभी संवत का प्रवर्तन किया था। ठीक है, और शक संवत आपका 78 ईस्वी से शुरू होता है और वल्लभी संवत की जो तिथि है वो 241 से 78 को प्लस करके 319 निकाली गई थी गुप्त संवत की तिथि। अतः वल्लभी संवत का तादाद में गुप्त संवत से है। चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय भी दिया जाता है, जिसके बाद के लेखों में गुप्त संवत कहा गया है। फ्लीट की जो गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन 319 से 20 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र लेखों में किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया? तो ये किया था मेघातिथि ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित नाटकों में से किसे शूद्रक ने लिखा था? तो शूद्रक को लिखा है मृक्षकटिकम में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों में किसने उदार व्याख्या करी है? तो ये याज्ञवल्क्य ने की है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, कल भी हम कर चुके हैं। ध्रुवाधिकारणिक का क्या अभिप्राय है? तो ये अभिप्राय है धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी जो है वो ध्रुवाधिकारणिक का काम करता था। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त और गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय क्या है? तो भूमि का नाम जो है वो नल से संबंधित है। तो गुप्त काल में भूमि में अलग अलग राजस्व लिया जाता था। नल हो गया, कुलव्याप हो गया, कुल्यावाप, द्रोण, पाटक, गुप्त, और गुप्तोत्तर काल में भूमि माप की थी क्या थी? इकाई थी। तो नल भूमि के माप के लिए प्रयुक्त होने वाले धातु की छड़ सी लंबाई की रस्सी को कहा जाता था। नल की लंबाई स्थानीय परंपराओं के अनुसार भिन्न भिन्न होती थी। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदंग और भागकर कहा गया। स्मृति ग्रंथों में इसे राजा की वृत्ति कहा गया। नारद के अनुसार राजा प्रजा रक्षक के बदले से उपज का साष्टांग राजस्व के रूप में प्राप्त करने का प्राधिकारी होता था। गुप्त काल में राजस्व का छठा भाग ही लिया जाता था। भूमि कर नगद और अन्य दोनों में दिया जा सकता था और राजस्व की प्रमुख स्रोत चुंगी
थी जो कि नगर में आने वाली वस्तुओं के ऊपर लगाई जाती थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल के किस लेख में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है? तो ये दिया गया है दामोदरपुर तामपत्र में। ठीक है, तो कुमार गुप्त प्रथम के काल में उसके दामोदरपुर यानी कि दिनाजपुर बांग्लादेश में 3 तामपत्र प्राप्त होते हैं। दामोदर के तीसरे तामपत्र में भूमि बिक्री संबंधी विवरण दिया गया है और दामोदरपुर तामपत्र के कुमार गुप्त कालीन कई अधिकारियों का विवरण भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने वार्ता को सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का समान वृत्ति निरूपित किया है? तो ये किया है गौतम ने। और सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में किया है? तो ये किया है अश्वघोष के संबंध में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? तो उद्रंग कर जो चुकाते थे वो किसान चुकाते थे। तो गुप्त अभिलेखों में भाग और भोग के अतिरिक्त उद्रंग और उपरी कर नामक करों का उल्लेख भी आपको मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ो। न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? तो ये किया था ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, अब हम सिर्फ आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्यात है? तो ये है आपका बसव। बसव जो है वो वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? तो ये है आपके राजशेखर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात है? तो ये है आपका बाण और मेघातिथि। ठीक है, गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? तो ये निकला है आपका लैटिन से। निम्नलिखित मंदिरों में कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? तो ईंटों से निर्मित है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ये वैनगुप्त का गुणैधर अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रत्नावली राजशेखर की नहीं है, नागानंद हर्ष की है, मुद्राराज विशाख दत्त की है, मृच्छकटिकम शूद्रक की है। रत्नावली हर्ष का नाटक है, ठीक है, ना कि राजशेखर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कहता है कि मिताक्षरा के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के मध्य अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता था। कारण कहता है कि मिताक्षरा ने मैत्रक संपत्ति में पुत्र का जन्मना स्वतः स्वीकार नहीं किया। तो ए सही है और आर आपका गलत है। नेक्स्ट है, पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है। तो पूना ताम्रपत्र लेख जो है वो प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। नेक्स्ट है, रूपक सिक्के प्रचलन में थे। तो रूपक सिक्के जो है वो गुप्तों के शासनकाल में प्रचलन में थे और ये देखो जीआईसी में आपका क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं स्थित है। तो अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे देखो क्या हो गया, कुछ ना लोचा हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड, जब भी सोचो ना जल्दी क्लास खत्म कर दो तो कुछ ना कहीं क्लिक हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था? गुप्त राजाओं का सामंत सेंद्रक नहीं था। ठीक है, किस स्मृतिकार ने स्त्री को उसका दायाधिकार देने का उल्लेख किया है? तो ये किया है गौतम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको युग्म देखना है कि कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही युग्म नहीं है आपका सी, यानी कि श्याम श्री क्षेत्र, ये आपका सही नहीं है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में किस शासक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो देवपाल ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से दाएं भाग का लेखक कौन था? तो ये था आपका जीमूत वाहन। ठीक है, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ये आपका पहला आएगा मनुस्मृति, रामायण, फिर चरक संहिता, उसके बाद कुमार संभव, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है, मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है तो उसके जन्म लेते ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुस्मृति में मिश्रित जातियों के दिए गए विभिन्न दर्जों के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका अनुलोम विवाह को प्रतिलोम विवाह की उपेक्षा कहीं अधिक पवित्र कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाता है, तो ये सही नहीं है आपका। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो आर्यभट्ट जो है वो भारत के पहले ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो ये की थी आर्यभट्ट ने। ठीक है, ये आपका जीआईसी में आया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्मृतिकार ने उत्तराधिकार के संबंध में विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया गया? तो ये याज्ञवल्क्य ने दिया है। नेक्स्ट है, हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? शीलभद्र था।
मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित कौन सा राज्य चतुर्शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? तो ये है खोतान। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? तो ये है श्रीविजय। भास्कराचार्य की पुत्री कौन थी जिसे भारत में उसकी गणित संबंधी पुस्तक के लिए जाना जाता है? ये है लीलावती। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर माना जाता है कि हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए हैं? तो ये आपका किया है कन्नौज और प्रयाग में। वे शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई है? तो ये हुई है आपकी गुप्त युग में। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है। हर्ष को सकलोत्तरा पथनाथ कहा गया है? तो ये कहा गया है चालुक्य अभिलेखों में। विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था? तो ये है मयूर शर्मन। 4 अश्वमेध यज्ञ सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रवर सेन प्रथम। गुप्त काल के दौरान लोकरका के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है? सूर्य का। प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा था? मंदसौर अभिलेख। गुप्त काल में विष्णु की वरावतार प्रतिमा कहाँ पर है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, उदयगिरी गुफा में। ठीक है, ये हम कल कर चुके हैं। अभिकथन कहता है कि गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्रायः क्लासिकल युग कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। गुप्त काल के कलात्मक आदर्शों की प्रशंसा करते हुए ये तर्क दिया जाता है कि एक ऐसा युग है जिसमें कलात्मक क्रियाकलापों का आश्चर्यजनक विकास देखने को मिला है। तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये मंडराज पालक का आपका सही सुमेलित नहीं है। गुप्त काल में सार्थवा कहा जाता था? तो सार्थवा आपका व्यापारिक कारवा का प्रमुख था। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख में युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुई हैं? तो जैन प्रतिमाएं आपकी प्राप्त हुई हैं दुर्जनपुर से। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? दुर्जनपुर से। ठीक है, इससे नेक्स्ट है, गुप्त काल में युद्ध और शांति मंत्री माना जाता था। युद्ध और शांति मंत्री हम सांधि विग्रहिक को कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य को हमें मिलान करना है। तो धनंजय जो है वो कुस्तलपुर के थे। नीलराज की बात करें तो वो अवमुक्त के थे। उग्रसेन की अगर बात करें तो उग्रसेन पालक के थे। और विष्णुगोप जो है वो कांची के थे। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के निम्नलिखित किन अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया? तो ये भी रिपीटेड है। परम भागवत जो है उसे कहा गया है आपके गया ताम्रपत्र में, और साथ ही साथ कहा गया नालंदा ताम्रपत्र में। ठीक है, और इसी के साथ ही आपका ये पूरा फिनिश हो जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो 237 क्वेश्चन थे इसमें जो हमने कवर अप कर लिए हैं। अब मैं आपको फटाक से बता देती हूँ, और इस क्लास को भी हम वाइंड अप करेंगे। थोड़ा फास्ट कराने का कुछ रीज़न है आज का, और आप भी यही कहोगे कि होली के बाद शुरू करिए और वो भी इतनी फास्ट चलती चली गई, तो रीज़न है। ठीक है, तो कल हम करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। ठीक है, मेरे हिसाब से हम यही वाला टॉपिक करने वाला है। तो मैं आपको क्वेश्चन भी बता देती हूँ। जैसे आपने देखा कि इसमें आपके क्वेश्चन 237 थे, तो अब हम करने वाले हैं कल से जो हमारा टॉपिक होएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। इसमें आपके टॉपिक होंगे 222 टॉपिक के क्वेश्चन जो हैं वो 222 होंगे। तो आस ही पास है, तो 2 क्लासेस में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार को। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थोड़ा फास्ट कराई थी और फास्ट ही चलेगी अब। बस हाँ ये है कि थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन स्किप कर दिया लास्ट में, थोड़ा सा रीज़न है, काम आ गया है कुछ। तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चंस करना हमारा मेन मोटो होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन का समय वैसे भी अब जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं करा रही हूँ ताकि मतलब आपको थोड़ा बहुत ना अटैच रहो उससे। वरना अभी तो जो भी क्लासेस चल रही हैं बाकी चैनल्स पे आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन वाइज वाली सब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि समय नहीं बचा है ना। अप्रैल बचा है, बस मार्च गया आपका, तो बस 1 महीना बचा है, और 3 मई को आपका जीआईसी का एग्जाम है। ठीक है, तो मिलते हैं कल ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, और 2 क्लासेस में उसको भी फटाक से ख़त्म कर लेंगे। और ज़्यादा अगर वो हुआ तो मैं 1 क्लास में भी ख़त्म कराने लगूंगी, बस आपको बैठ के देखना होगा। तो मैं कोशिश यही रहती कि बस 1 घंटे की क्लास दूँ, उससे ऊपर की ना दूँ। आज तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है, बहुत फास्ट करा दिया। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। शाम को 6 बजे क्लास देखना बिल्कुल बंद भूलिएगा, और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। फीडबैक जरूर दिया करिए कि क्लासेस और क्वेश्चन कैसे लगते हैं आपको। ठीक है, बाय।